गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में ही बात करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि प्रश्नावली 12.3 का एक वीडियो है वो आपके चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो उस वीडियो में पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक, और आज हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 6 से जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक हम बात करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है। एक वर्ताकार मेजपोश, ये जो डिजाइन बना हुआ पूरा का पूरा, इसको एक मेजपोश बताया गया है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ये जो वर्ताकार मेजपोश है इसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है। बीच में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ, इसको छोड़ करके बाकी डिजाइन बना हुआ है जैसा आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पूरी जो वर्ताकार आपको आकृति दिखाई दे रही है इसको नाम दिया गया मेजपोश। लेकिन हमसे पूछा गया ये जो 3 डिजाइन बनी हुई, इन तीनों डिजाइन का क्षेत्रफल पूछा गया है। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और तीनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये तीनों जीवाएं बराबर हो गई। और इन तीनों जीवाओं के द्वारा ये जो डिजाइन बन रही है ये बन रहे हैं वृत्तखंड। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, हम एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और तीनों डिजाइन एक जैसी होने के कारण हम उसको 3 से गुणा कर देंगे तो अपना इस डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन आपको पता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को एक तो r का मान चाहिए और एक थीटा का मान चाहिए। या आपको पता है कि केंद्र पर यहाँ जैसे सेंटर बिंदु है इसका, तो इस नीचे वाली इस जीवा के द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बनेगा। यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। पहले अपन थोड़ा सा ये बता देंगे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ केंद्र पर बनने वाला जो कोण है वो इसका डबल हो जाएगा 120 डिग्री। अब उसका पता कैसे चले, देखो इसी जीवा को केंद्र पे मिलाया गया है, इसी जीवा के दोनों सिरों को केंद्र पे मिलाया गया है और इसी जीवा के दोनों सिरों को वृत्त की परिधि पर मिलाया गया है। तो एक नियम होता है कि एक ही जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण उस वृत्त के शेष भाग पर बने हुए कोण के दुगुने के बराबर होता है। तो एक नियम होता है कि एक ही जीवा के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण उसी जीवा द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। अतः अपन बोल सकते हैं कि आपका यहां पर जो कोण O है वो 120 डिग्री का होगा। कोण O का मतलब थीटा का मान 120 डिग्री। तो देखिए अपन क्या करेंगे, एक डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 32 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल। नाम तो लिखेंगे डिजाइन का, लेकिन बात ये समझेंगे कि ये जो डिजाइन बनी हुई है ये लघु वृत्तखंड है और लघु वृत्तखंड का पता चलता है अपने को केंद्र पर बने हुए कोण से। यदि केंद्र पर बना हुआ कोण 180 डिग्री से कम है तो वो आपका लघु वृत्तखंड होगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। यहाँ पर अपने को पाई का मान 22/7 ही लेना है
और आर स्क्वायर का मतलब 32 को 2 बार लिख देंगे, आर का मान 32 है, थीटा का मान 120 डिग्री है, यहाँ पर हमने आपको बता दिया, और बटे में 360 है ही। यहाँ 32 का वर्ग कर देंगे अपन, और साइन थीटा, थीटा का मतलब 120 डिग्री, तो 120 से ये कट जाएगा 3 बार, बाकी कटेगा नहीं, तो 22/7 और 32 को 32 से गुणा करेंगे तो 1024 आ जाएगा। यहाँ बटे में जो 3 है वो यहाँ लिख दिया जाएगा, 32 का वर्ग 1024/2। साइन 120 डिग्री जो होता है, साइन 120 डिग्री होता है, उसका मान कोस 30 डिग्री के बराबर होता है, और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ये आपको याद रखना है। तो कहीं भी यदि साइन 120 डिग्री लिखा हुआ है तो आप उसको कोस 30 डिग्री समझेंगे, और उसका मान √3/2 होता है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे √3/2। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 512, फिर 2 से और काटेंगे तो ये हो जाएगा 256। तो हमारे पास पहले 22 से गुणा कर देते हैं इसको, 22 4 88, और 22 2 44, और 8 52, और फिर 22 एकम 22 बटे 21। यहाँ 256 बचा हुआ है, और जो √3 है उसका मान 1.73 काम में ले लेना। √3 की वैल्यू होती है 1.73। 21 का इसमें भाग लगा दो, 22 528 में 21 का भाग लगाएंगे तो 21 एकम 21, 1 बच गया, फिर 5 नोट कर दिया, भाग नहीं जा रहा तो यहाँ 0 2 उतार दिया, 21 7 147, यहाँ 5 बच गया, 8 उतार दिया, 21 2 42, 16 बच गया। अब आगे कोई अंक नहीं तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 21 7 147, 147, यहाँ बच जाएगा 13, और पॉइंट लगा हुआ तो यहाँ 1 शून्य और उतार दिया जाएगा, और 21 6 126। तो कुल मिलाकर के भाग जब लगाओगे तो आपका उत्तर यहाँ आ जाएगा 1072.76, और फिर 256 को 1.73 से गुणा करना है, 256 को गुणा करना है 1.73 से, 6 3 18, 25 3 75, और 1 76, 6 7 42, 7 5 35, 4 39, 7 2 14, और 3 17, 6 5 2, ये 8 हो गया, फिर ये 8, 9 7 16, 16 6 22, 7 5 12, और 2 14, और 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 442.88। 442.88, इसको इसमें से घटा देंगे तो 1072.76 में से 442.88 को अपन घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, फिर 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, 11 में से 2 जाएंगे, 9 बचेंगे, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 629.88 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ जो हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है वो केवल एक डिजाइन का क्षेत्रफल है। अपने को सभी डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, टोटल डिजाइन हमारे पास में 3 है तो इसको 3 से गुणा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सभी डिजाइन का क्षेत्रफल, अतः सभी डिजाइन का क्षेत्रफल। एक डिजाइन का क्षेत्रफल हमें मिला 629.88, और हमारे पास में डिजाइन यहाँ पर कितनी बनी हुई है 3, तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। 8 3 24, 8 3 24, 2 26, 9 3 27, और 2 29, 3 2 6, 6 2 8, और 6 3 18, 1889.64 वर्ग सेंटीमीटर है। ये आपका उत्तर हो जाएगा।
जैसे आपकी बुक के अंदर आंसर आप चेक करोगे तो वहाँ क्या कर रहा है कि वो केवल यहाँ √3 को √3 ही रहने देता है, इसमें भाग नहीं लगा रहा है, और फिर उसको सीधा ही 3 से गुणा करके बटे में रहने देता है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल करेक्ट है। आप उसको जब सोल्व आउट करके देखोगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 6। ऐसे ही अब हम प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे कि प्रश्न संख्या 7 अपना क्या है, कैसे हल होगा। इस एक्सरसाइज की खास विशेषता ये है कि प्रश्न बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन इनके सॉल्यूशन को जब हम हल करते हैं तो काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए सावधानी रखनी होगी और क्वेश्चन में जो बात बोली गई उसको समझना पड़ेगा। फिर बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से इन प्रश्नों को अपन हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या जो आपका 7 है वो है कि आकृति 12.25 में आकृति 12.25 में ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। A, B, C और D को केंद्र मानकर A, B, C और D को केंद्र मानकर चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं, इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम फिर पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े डायग्राम को समझ लेते हैं कि डायग्राम जो आपका है वो कैसा बनाया गया है। जैसे इस टाइप से पहले एक वर्ग बना हुआ है, ऐसे वर्ग बना हुआ है A, B, C, D। ऐसे अपने को एक वर्ग बना के दे रखा है। फिर यहां से कुछ 3-4 वृत्त बने हुए हैं। A को केंद्र मान करके ऐसा वृत्त बना दिया गया। ये जो वृत्त बना हुआ है ऐसे वृत्त बना दिया। फिर B को केंद्र मान करके एक वृत्त बना दिया। C को केंद्र मान करके एक वृत्त बना दिया। फिर D को वृत्त केंद्र मान करके एक वृत्त बना दिया। इस टाइप से ये वृत्त बने हुए हैं। यहाँ मैंने जो वृत्त बनाया वो आपको थोड़े छोटे बड़े नजर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि आप ये जो बीच वाला भाग आ रहा है, छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले तो ये समझना है कि हम इन वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, और इस वर्ग के अंदर जो बिना छायांकित भाग है, ये जो बिना छायांकित भाग है पता है क्या है? ये वर्ग का चौथा हिस्सा है।
इसलिए इसको चतुर्थांश बोलेंगे। और सभी वर्त एक जैसे हैं तो ये सब के सब चतुर्थांश हैं। तो ये जो चारों चतुर्थांश यहाँ आपको दिख रहे हैं ये अछायांकित है। अछायांकित का मतलब छायांकित नहीं है। तो अपन इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और वर्ग के क्षेत्रफल में से इनको घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले हम वर्ग की बात करेंगे। वर्ग की भुजा आपको 14 सेंटीमीटर बता रखी है। तो यहाँ से अपने को वर्ग ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ABCD जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा दे रखी है 14, तो 14 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक 14 है और प्रत्येक वृत्त बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भाग बराबर हो गए 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ऐसा ही सभी वर्तों के लिए, बाकी वर्तों के लिए भी है। तो इन सभी वृत्तों की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर होगी। यहाँ लिखेंगे सभी वृत्तों की त्रिज्याएं, सभी वृत्तों की त्रिज्याएं हैं 7 सेंटीमीटर। और यहाँ जो ये जो क्षेत्र बन रहे हैं 4 वर्ग के अंदर जो छायांकित नहीं है उनको चतुर्थांश बोलेंगे। और चारों चतुर्थांश एक जैसे हैं तो अपन एक साथ ही उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे चारों चतुर्थांशों का कुल क्षेत्रफल। आपको कई बार हमने बताया कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। चतुर्थांश का मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और चौथा हिस्सा इसका मतलब उसको 1/4 से गुणा करेंगे। लेकिन ये सभी चतुर्थांश एक जैसे हैं और कितने चतुर्थांश हैं 4 है, तो इसको अपन 4 से गुणा कर देंगे तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल एक साथ आ जाएगा। और ये 4 से 4 कट गया और हमारा उत्तर आएगा पाई आर स्क्वायर के अनुसार। पाई का मान अपने को 22/7 ही लेना है और यहाँ आर का मान 7 है तो 7 × 7, 7 से इसको 7 से कट जाएगा तो 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आपको पता है कि यदि इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल को घटा दिया जाएगा तो यही क्षेत्र बचेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला था 196 वर्ग सेंटीमीटर और इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने 154। इसको सरल करेंगे तो ये हो गया 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हुआ आपका प्रश्न संख्या 7 और इसी प्रकार आगे हम बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे। अभी भी कुछ न्यू व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही स्टूडेंट के साथ में आप इन वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनको ज़रूर बताइएगा ताकि हर एक ढाणी गांव दूर दराज में बैठे स्टूडेंट्स को निःशुल्क और बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल पाए, जिसकी वजह से वो मैथ्स में अपनी काबिलियत है उसको बहुत ही सुदृढ़ बना पाए, अच्छी मैथ सीख पाए। हमारा यही मकसद है और इसके लिए आप लोग भी प्रयास करें कि उनके साथ इन वीडियोज़ को साझा भी करेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं कि आकृति आकृति 12.26 में एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, जिसके बाएं और दाएं सिरे
अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी बीच की दूरी 60 मीटर है, 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट में पूछा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। और सेकंड पॉइंट में पूछा गया है पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। तो पहले तो हमें ये वर्ताकार जो आपका पथ है वो आपको थोड़ा सा बना करके समझा दूं मैं कि किस टाइप से वर्ताकार पथ बना हुआ है। इस टाइप से आपको एक वर्ताकार पथ बताया गया है, स्पेशल पथ बनाया गया। अब देखो इसको थोड़ा समझते हैं कि एक दौड़ने का पथ दर्शाती है, ऐसा एक पथ बनाया गया है और इसको ये जो अंदर वाला भाग है इसको छायांकित कर रखा है, ये जो भाग है वो छायांकित है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल अपने को याद करना है सेकेंड पॉइंट में, और पहले पॉइंट में कुछ और पूछा गया, लेकिन उससे पहले क्या बताया गया, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवर्ताकार हैं, कि यहाँ पर जो ये बायां और जो दायां सिरा बताया गया ये अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है ये दूरी बता रखी है 60 मीटर, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये रेखाएं समांतर हैं तो ये लंबाई 106 मीटर है। इस रेखाखंड की, इस रेखाखंड की, इस रेखाखंड की, इस रेखाखंड, प्रत्येक रेखाखंड की, और यह पथ है वो 10 मीटर चौड़ा है। ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप है, ये गैप है 10 मीटर। अब कह रहा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो देखो आंतरिक किनारों का मतलब है इसके सारे सारे। तो देखो एक तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चलेगा वो, एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये चलेगा, तो ये दूरी है, ये तो 106 है, ये भी 106 है, इनको जोड़ देंगे अपन। लेकिन अपने को ये अर्धवर्ताकार दोनों जो सिरे हैं, अर्धवर्ताकार जो दोनों सिरे हैं,
इनकी अपने को परिधि निकालनी पड़ेगी। तो पहले पॉइंट के लिए हम क्या लिखेंगे, समांतर आंतरिक रेखाखंडों की कुल लंबाई, रेखाखंडों की कुल लंबाई, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये जो रेखाखंड है इसकी लंबाई भी 106 है, इसकी लंबाई भी 106 है, यहाँ तक जो रेखाखंड आपको दिख रहे हैं इनकी लंबाई 106। तो 106 दो बार लिखा जाएगा, जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 212 मीटर। अब लिखेंगे दोनों अर्धवृत्ताकार सिरों की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि होती है 1 पाई आर स्क्वायर, पाई आर, और दोनों अर्धवृत्त एक साथ निकाल रहे हैं, दोनों एक जैसे अर्धवृत्त हैं, तो दो अर्धवृत्त मिलकर के एक वृत्त बना लेते हैं। तो दोनों अर्धवृत्ताकार सिरों की परिधि यदि अपने को निकालनी है तो वो 2 पाई आर की बराबरी होगी, और यहाँ जो आर का मान होगा वो यहाँ से निकाला जाएगा। जैसे ये 60 है तो ये इस अर्धवृत्ताकार भाग के लिए किसका काम करेगा, व्यास का। तो यहाँ अपने को व्यास दिया गया है 60 मीटर, तो यहाँ से आर मिल जाएगा 30 मीटर। तो देखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 30, अब ये कट नहीं रहा है तो इनको गुणा कर देंगे अपन। 2 को 22 से गुणा करेंगे 44, और फिर 30 से गुणा करेंगे तो ये 1320/7 हो जाएगा। 7 का भाग लगा दो इसमें, 7 एकम 7, और 7 8 56, फिर 7 8 56, 7 5 35, 7 7 49। तो ये अपने पास में इतना रिजल्ट आ जाएगा इसका। तो इसने पूछा था पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर पूरा लगाने में चली गई दूरी, तो यहाँ लिख देंगे अतः कुल दूरी, अतः कुल दूरी। तो ये जो यहाँ समांतर जो रेखाखंड आ रहे थे, ये रेखाखंड, इसकी टोटल लंबाई हमने 212 निकाल ली। ये जो दोनों वर्ताकार सिरे हैं इसकी लंबाई हमने निकाल ली इतनी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 212 प्लस 188.57, तो ये हो जाएगा 400.57 मीटर। तो इस टाइप से अपने को इस रेखाखंड की अनुदिश से एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी आ जाएगी। अब पथ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ एक आयत बन रहा है, नीचे एक आयत बन रहा है, तो 2 आयत बन गई। इसकी लंबाई 106 मानी जाएगी और इस पथ की चौड़ाई 10 मीटर है, तो दोनों जो आयताकार भाग हैं उनका क्षेत्रफल अलग निकलेगा। फिर दोनों अर्धवर्ताकार जो पथ है, दोनों अर्धवर्ताकार जो पथ है उनकी क्षेत्रफल अलग निकलेगा। तो कैसे होगा देखो, यहाँ बता दूं मैं। सेकेंड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ लिख देंगे दोनों आयताकार भागों का क्षेत्रफल। कौन से आयताकार भाग, एक तो यहाँ से यहाँ तक एक आयत बना हुआ है, एक यहाँ से यहाँ तक एक आयत बना हुआ है जिसकी लंबाई 106 है और उसकी चौड़ाई, इस पथ की चौड़ाई 10 मीटर के बराबर मानी जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन दोनों भाग एक जैसे हैं तो इसको अपन 2 से भी गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा लंबाई यहाँ पर कितनी है 106 और इस पथ की चौड़ाई है 10, तो ये हो जाएगा 1060, फिर 2 से गुणा करेंगे तो ये 2120 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब यहाँ दोनों अर्धवर्ताकार जो भाग है, दोनों अर्धवर्ताकार पथ है, उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको अपन मिटा देते हैं क्योंकि अपन इसको तो समझ लिया है। दोनों अर्धवर्ताकार पथ का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवर्ताकार पथ का क्षेत्रफल। देखो इसमें 2 अर्धवर्त बने हुए हैं,
ठीक है, और दोनों सिरों पे बने हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा पाई r स्क्वायर। लेकिन हमारे पास में दो त्रिज्याएं होंगी जिसको अपन r1 और r2 नाम दे देते हैं। तो ये जो क्षेत्रफल है वो केवल जैसे एक अर्धवर्ताकार ये जो भाग है इसका r है, लेकिन ऐसे अर्धवर्ताकार भाग कितने अपने पास में, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर r1 r2 क्या है? r1 का मतलब बड़ी त्रिज्या, वो त्रिज्या कैसे निकाली जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 60 है और ऊपर भी 10 नीचे भी 10 है, 10 और 10 20 और 60 80, ये व्यास हो गया। तो ये 80 व्यास है और यहाँ से अपन त्रिज्या निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40 मीटर। ऐसे ही छोटी त्रिज्या निकालेंगे तो अंदर वाले अर्धवर्ताकार जो भाग है इसका व्यास है ये 60 मीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से त्रिज्या निकलेगी तो 60 में 2 का भाग लगेगा, ये हो जाएगा 30 मीटर, और वो वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे 2 गुणा, यहाँ से अपन पाई भी कॉमन ले लेते हैं और उसका मान भी रख देते हैं 22/7। r1 की जगह लिख देते हैं 40, 40 का स्क्वायर, r2 की जगह लिख देते हैं 30, 30 का स्क्वायर, 2 गुणा 22/7, 40 का वर्ग हो गया 1600, 30 का वर्ग हो गया 900, तो ये हो गया 2 गुणा 22/7 इंटू 700, ये यहाँ कट जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4400 वर्ग मीटर। अब अपने को यहाँ पर जो अर्धवर्ताकार पथ था उनका क्षेत्रफल पता चल गया, दोनों जो आयताकार भाग है उनका क्षेत्रफल पता चल गया। अपने को इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ना है तो अपने को पथ का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः पथ का क्षेत्रफल, तो एक क्षेत्रफल आया था 2120 और ये क्षेत्रफल आ गया 4400, तो ये हो जाएगा अपना 6520 वर्ग मीटर। तो ये प्रश्न थोड़ा सा इसमें जटिलता थी क्योंकि डायग्राम जो बना हुआ वो एक स्पेशल टाइप का डायग्राम है, तो इसको अपने को थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो में अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।